हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था। हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरीके से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज सीखी थी पिछले लेक्चर में, वो थी स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, जिसकी मदद से हम अपने किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस और एंकर टेक्स्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। स्टाइल एट्रीब्यूट होता क्या है? ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है वो हमारे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टैग को स्टाइल देने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। टैग नेम, उसके बाद हम इसको देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल्स टू, यहाँ पर होगी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हमारे टेक्स्ट को स्टाइल देगी, और उस प्रॉपर्टी की एक होगी वैल्यू, सेमीकोलन, और इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट वर्क करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टेक्स्ट को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दूं, तो यहाँ पर मैं अगेन प्रॉपर्टी, वैल्यू, सेमीकोलन, और इस तरीके से ये फर्दर वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ये जो मेरी बॉडी टैग होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे ब्राउजर के पूरे इस पेज को, इस पूरे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अभी इस बॉडी टैग को स्टाइल दे देता हूं। क्या, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बैकग्राउंड कलर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग सीएसएस में सीखोगे, बस मैं अभी आप लोगों को स्टाइल एट्रीब्यूट समझाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ब्लू। ठीक है, तो अभी क्या हुआ होगा, मेरे जो वेब पेज है इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मुझे मिल गया ब्लू। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं H5 जो मेरा टैग है, हेडिंग 5 जो मेरी टैग है, मैं उसको स्टाइल दूंगा। स्टाइल प्रॉपर्टी देता हूं मैं इसको फॉन्ट साइज। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं इसको साइज दे देता हूँ 40 पिक्सल और सेमीकोलन कोट्स। ठीक है, अब मैं अगर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो जो मेरा हेडिंग 5 है, यानी कि ये वाली जो मेरी हेडिंग है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाएगा 40 पिक्सल्स। ये देखिए। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर कलर डिफाइन करता हूँ। कलर, कलर हो जाए मेरे इस टेक्स्ट का ग्रीन। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे ये जो हेडिंग 5 है इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, मैं इस ब्लू कलर को हटा देता हूँ बॉडी पर से, ताकि आप लोग और अच्छे से इस चीज को देख सको। ठीक है, ये देखिए मेरी हेडिंग जो 5 थी उसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है वो हमारे किसी भी टैग को स्टाइल देने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, इनलाइन सीएसएस है। हम जब सीएसएस को पढ़ेंगे हम सीएसएस की तीनों प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है वो इनलाइन सीएसएस को लिखने के लिए यूज में आता है। ओके, अब हम बात करते हैं इमेज टैग की। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा ये जो वेब पेज होता है उस पर सिर्फ टेक्स्ट इनफ नहीं होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। उस केस में हमें क्या, इमेजेस भी इंक्लूड करनी पड़ती है अपने वेब पेज पर। ओके, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ Amazon.com। अमेजन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है आप लोगों के पास। तो आप लोग अगर देखो उसको कि वहां पर इमेजेस आप लोगों को प्रोडक्ट की मिल जाती है, अगर वहां पर कोई इमेजेस ना मिले तो फिर आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म कैसा लगेगा? ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इमेजेस कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी वेबसाइट या फिर वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। इमेज टैग का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस टैग को ओपन करेंगे IMG के नाम से। ठीक है, इमेज, उसके बाद हम अपने जो इमेज की फाइल है, जो हमारी .jpg .jpeg जो भी फाइल है जहां पर भी है, हम उस फाइल का पाथ यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इस टैग को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। एग्जैक्टली नहीं गाइस, ये जो हमारा इमेज टैग है वो क्लोजिंग टैग नहीं है, तो हमें HTML के अंदर इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अभी जहां पर मेरी intro.html फाइल प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरी intro.html फाइल प्रेजेंट और यहाँ पर एक images.jpg फाइल है, मैं इस फाइल को अपने ब्राउजर पर इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अपनी
फाइल का पाथ images.jpg। मैंने यहां पर सिर्फ इतना क्यों लिखा, क्योंकि मेरी ये जो ब्राउजर है, ये जो मेरा ब्राउजर फाइल को जब चेक करना स्टार्ट करेगा तो वो इस पाथ से चेक करना स्टार्ट करेगा जहां पर मेरी intro.html है। तो इसी पाथ पर सबसे पहले वो देखेगा कि यहाँ तो कोई इमेजेस नहीं है, या फिर अगर यहाँ नहीं है तो वो फिर स्पेसिफाइड जो डायरेक्टरी है वहां पर चेक करेगा। तो मैंने यहाँ पर अभी कोई भी डायरेक्टरी नहीं रखी है, तो दैट मीन्स जहां पर मेरी intro.html है वहीं पर इस फाइल को ब्राउजर चेक करेगा कि वहां पर प्रेजेंट है भी या नहीं। तो मैं अभी इसको सेव करता हूं अपने ब्राउजर पर जाके, मैं रिफ्रेश करता हूं और मुझे यहां पर यह फाइल मिल गई। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फाइल को यहां से हटा करके एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं यहां पर इमेजेस के नाम से। ओके, और उस इमेज फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को रख देता हूं img, और मैं इस फोल्डर को उठा करके इसके अंदर रख देता हूं। अब मैं अपने ब्राउजर पर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहां पर इमेज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिली? क्योंकि intro.html जहां पर है वहां पर images.jpg है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा img एंड देन /, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये फाइल मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मेरा ये जो पाथ है वो देखेगा यहां पर, सबसे पहले वो देखेगा intro.html के पास जाएगा जो रूट डायरेक्टरी है, और वहां पर इमेज फोल्डर के अंदर जाएगा। इमेज फोल्डर के अंदर images.jpg अगर प्रेजेंट है तो वो उसको रेंडर करा देगा। ओके, इसके अलावा मेरी यहां पर एक और फाइल है img.gif। तो मैं क्या करूंगा, इस बार इस वाली फाइल को अपने ब्राउजर पर रेंडर कराऊंगा, ब्राउजर पर इसको इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया img.gif। अब मैं अपने ब्राउजर पर जाकर के अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहां पर एक gif मिलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को अपने ब्राउजर के अंदर इंसर्ट करा सकेंगे, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट में हो, चाहे जेपीईजी फॉर्मेट में हो, फिर चाहे वो gif या फिर png फॉर्मेट में ही क्यों ना हो। ओके, इसके अलावा हमारे इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं विड्थ, और इस विड्थ के अंदर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू पास कराते हैं। वो न्यूमेरिक वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारी जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 120, और अब अपने इस ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूं तो मुझे विड्थ कितनी मिली, 120, और हाइट उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो गई। ओके, उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो फाइल है, मेरी ये जो इमेज है .gif, वो मेरे ब्राउजर पर रेंडर हो गई। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइट, और मैं यहाँ हाइट दे देता हूँ 320। ओके, अब मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 120 विड्थ और 320 हाइट की ये gif मिल गई। ठीक है, हमेशा अपनी इमेज को आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट जरूर दें, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वो हो सकता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट ना बैठे, आपकी जो फाइल है, आपकी जो वेब पेज है, वो रेस्पॉन्सिवनेस को बिगाड़ दे। ओके, रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे जब हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप लोग इस चीज को देखें। ओके, इसके अलावा आप हाइट और विड्थ अपने स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से भी दे सकते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी कोलन मैं दे देता हूं यहां पर 340 पिक्सल, सेमीकोलन, हाइट रखते हैं हम 600 पिक्सल्स। ओके, और सेमीकोलन। अब मैं ब्राउजर पर जाता हूं और इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेरी ये जो gif फाइल थी उसका रेजोल्यूशन मुझे मिल गया, उसका साइज मुझे मिल गया। ओके, तो ये हो गई बात हमारे इमेज टैग के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर इमेज टैग हमें एक और एट्रीब्यूट देता है, और वो एट्रीब्यूट है ऑल्ट एट्रीब्यूट। और ऑल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज में लेते हैं हम वो देख लेते हैं। सपोज मैंने एल्ट के अंदर लिख दिया इमेज। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि हमारा ये जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो बीच में ब्रेक हो चुका होता है, और हमें जो इमेज है वो हमारे वेब पेज पर लोड नहीं हो पाती, या फिर जो इमेज हमने यहाँ पर लिखी है उसका पाथ लिखा है वहां पर वो इमेज प्रेजेंट ही ना हो। तो उस केस में क्या होगा, सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ से f को मिटा देता हूँ तो ये जो फाइल है अब मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इसके साथ साथ यहाँ पर मिल जाएगा इमेज। तो इस तरीके से हम ऑल्ट के अंदर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज है या फिर यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ये SEO फ्रेंडली टैग है। आप जब भी इमेज टैग का यूज करो आप लोगों को ऑल्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर इमेज वहां पर नहीं आ रही है तो वहां पर अल्टरनेट में क्या आना चाहिए। ठीक है,
ताकि हमारा ये जो गूगल का क्राउलर है वो हमारे पेज को ठीक से समझ सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जितनी बेहतर तरीके से क्राउलर आपके वेब पेज को समझ पाएगा उतना बेहतर तरीके से गूगल क्राउलर आपकी वेबसाइट को अपने प्लेटफॉर्म पर रैंक कराएगा। ओके, तो ये हो गई इमेज टैग की बात। अब हम बात करते हैं लिंक की बात, एंकर टैग की बात। ओके, एंकर टैग क्या होता है? लिंक, दैट मीन्स हम एंकर टैग की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करा सकते हैं। एंकर टैग का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो एंकर टैग का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। आप लोगों को सिंपली ए लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सोर्स, सोर्स से मेरा मतलब है href इक्वल्स टू, आप यहाँ पर पाथ डिस्क्राइब करोगे और इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंकर टैग होता है ये क्या करता है, हमारे पेज पर हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज में होता है। सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं https कोलन कोलन और www.google.com, और मैं चाहता हूं कि ये जो लिंक है मुझे मेरे पेज पर मिल जाए। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूं तो मेरा ये जो पाथ होगा क्लिक करने के बाद वो मुझे इस पाथ पर जाना है। ठीक है, मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एंकर टैग के बीच में यहाँ पर कोई टेक्स्ट ही डिफाइन नहीं किया था जिस पर क्लिक करने पर हमारा ये जो ब्राउजर है वो हमें उस स्पेसिफाइड पाथ पर ले जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हेयर। ओके, क्लिक हेयर। अब मुझे यहाँ पर भी अपने ब्राउजर पर क्लिक हियर मिल जाएगा लिखा हुआ, और जब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मुझे ये गूगल पर ले जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने अपने पाथ के अंदर हाइपर रेफरेंस href के अंदर गूगल का एड्रेस दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कराते हैं। और ये हम किस तरीके से कराते हैं ये हम तब सीखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, इसके अलावा एंकर टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें से हमारा एक एट्रीब्यूट है टारगेट। अभी आप लोगों ने देखा पीछे जब मैंने क्लिक हेयर पर क्लिक किया था तो ये जो गूगल खुला था मेरे सेम पेज पर खुल गया था। ठीक है, सेम टैब के अंदर खुल गया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो है वो सेम टैब के अंदर ना खुले, तो मैं यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर सिंपली क्या लिख दूंगा, ब्लैंक। ओके, अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा और अब मैं क्लिक हेयर करूंगा तो मुझे google.com नेक्स्ट टैब पर खुल करके आएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये जो टारगेट की वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर सेल्फ। ठीक है, अंडरस्कोर सेल्फ, यानी कि सेम टैब पर। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू गाइस।